दोस्तों, लगातार 2 दिन से हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र के देश की राजधानी और संसद भवन के अंदर लगातार हंगामे की तस्वीरें यूनाइटेड भारत के साथ ही आप अन्य माध्यमों से भी देख रहे हो। 2 दिनों को हंगामे, टकराव और सियासी बयानबाजियों के बाद आखिरकार संसद में जमी हुई बर्फ पिघलती हुई नजर आई। कारण ये था कि जितना वार विपक्ष को करना चाहिए उस वार को बतौर कवच के रूप में लगता है पक्ष ने भी तैयारी सरकार ने भी कर ली थी। कारण यह है कि सदन की शुरुआत में ही आपने मोदी जी को भाषण सुना होगा कि बातें और दिखाने के लिए कई अन्य भी प्लेटफॉर्म हैं, आप वहां शोबाजी करिए। संसद शोबाजी का प्लेटफॉर्म नहीं है। जो शीतकालीन सत्र में पहले 2 दिन लगभग पूरी तरह ठप रहा। अगर आपने नहीं देखा तो यूनाइटेड भारत का ये वीडियो देख सकते हैं। उसके तीसरे दिन एक रास्ता निकलता है, दिखाई भी दे रहा है। लेकिन क्या ये शांति अस्थायी है या किसी बड़े तूफान से पहले आने से पहले की खामोशी है? क्योंकि तीसरे दिन जहां एक मुद्दे पर सहमति बनी तो चौथे दिन प्रदूषण, अर्थव्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। दरअसल ये एक तरीके से आप ऐसे मानिए कि लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार की जवाबदेही होती है संविधान में संशोधन करके बिल के जरिए, और चूंकि सरकार है मैंडेट उनको मिला हुआ है, और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उन मुद्दों की जो जनमानस के हित के मुद्दे हैं वो लोकसभा में, सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरे। तो आखिर तीसरे और चौथे दिन संसद के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ? क्या विपक्ष की एसआईआर पर चर्चा मानी गई? अगर हाँ तो कैसे? रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बीच क्या हुआ कि विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। और इन सब के बीच वो कौन से बिल हैं जो हंगामों और वॉकआउट के बाद पास हो रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं? आज हम शीतकालीन सत्र के तीसरे और चौथे दिन का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बुधवार 3 दिसंबर 2025 सत्र का तीसरा दिन। पहले 2 दिनों के गतिरोध के बाद ये दिन उम्मीद की किरण लेकर आया। इस किरण के पीछे की वजह थी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक के जरिए स्पीकर के कमरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक मेज पर बैठे ताकि संसद को चलाने का कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। इस बीच बैठक में एक सहमति बनी। सरकार विपक्ष की उस मांग को आगे झुकने के लिए जिले तैयार हुई, और तैयार क्यों हुई और कैसे हुई कि सड़कों से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद ऐलान किया कि सरकार इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनावी सुधारों पर विचार करने के लिए तैयार है, जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी शामिल होगा। लेकिन यहां भी एक सियासी पेश था। सरकार ने चर्चा के लिए तारीखें तो दी, लेकिन अपनी शर्तों और अपने एजेंडे के साथ तय हुआ कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होगी। पहली चर्चा होगी 8 दिसंबर सोमवार को, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर होगी, और दूसरी जिसका सबको इंतजार था वो चर्चा 9 दिसंबर मंगलवार को चुनावी सुधार को लेकर के होगी। सरकार ने यह साफ किया कि चुनावी प्रक्रिया पर एक व्यापक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एसआईआर को वो चुनाव आयोग का एक प्रशासनिक मामला मानते हैं। यानी सरकार ने गेंद विपक्ष के पाले में रखी तो, लेकिन चुनाव आयोग के पाले में भी। अब इस चुनाव आयोग, सरकार, विपक्ष और एसआईआर का हल क्या इस संसद में 9 तारीख की बहस के बाद कुछ निकलेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई थी। विपक्ष इसे अपनी एकजुटता और दबाव की जीत मान रहा है। उनका कहना था कि उनके लगातार विरोध के कारण सरकार इस अहम मुद्दे पर, जो खासकर जनमानस के लिए, जनहितों के लिए है, उस पर चर्चा को तैयार हुई। और इसलिए तैयार हुई क्योंकि दबाव था विपक्ष का। खैर, जब ये सियासी रस्साकसी चल ही रही थी तब संसद के अंदर कुछ जरूरी विधायी काम भी हुए। लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसे पास भी कर दिया गया। इस बिल का मकसद सिगरेट और तंबाकू जैसे एक्साइज ड्यूटी को संशोधित करना। सरकार ने तर्क दिया कि ये कोई नया टैक्स बिल नहीं है, जबकि जीएसटी कंपनसेशन की अवधि खत्म होने के बाद अब वो राशि एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूली जाएगी और राज्यों को दी जाएगी। दूसरी तरफ उधर राज्यसभा में जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण संशोधक बिल एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिस बिल का मकसद पानी को प्रदूषित करने से जुड़े कई
अहम मुद्दों पर या अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन पर जुर्माना लगाना। इस दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया। वहीं दिल्ली प्रतिनिधित्व कर रही सांसद स्वाति मालिवाल ने यमुना नदी की दुर्दशा का सवाल उठाते हुए उन्होंने कटाक्ष कहा कि ये वही यमुना नदी है जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करती रही और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आखिर पानी की सफाई या पानी का जलस्तर क्या है। यानी तीसरा दिन 16 समझौते और कुछ विधायी कामकाज के नाम रहा, लेकिन संसद की कार्यवाही क्या फिर से पटरी पर लौट आई है। लेकिन ये उम्मीद अगले ही दिन यानी आज 4 दिसंबर को फिर से उसी पटरी पे जाते दिख रही। गुरुवार की सुबह संसद एक नई लड़ाई का मैदान बनी। ये लड़ाई थी दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत की जहरीली हवा के खिलाफ। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष सांसदों ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई सांसदों ने अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर पहुंचे। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से कहा, प्रदूषण किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये साल दर साल से बदतर होता जा रहा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ बयानबाजी की जगह ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के प्रदूषण के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आंखों की जलन, गले में खराश, AQI लेवल आप देखिए 400 के पार लगातार। दिन में सूरज दिखता नहीं है अभी, जबकि उस तरह कड़ाके की ठंड नहीं आई। लोगों को 25 दिसंबर और पूरी जनवरी की इंतजार है, उस समय क्या होने वाला है। विपक्ष ने मांग की प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया जाए और ये हंगामा सिर्फ प्रदूषण तक ही सीमित नहीं था। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। गुरुवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर $1 की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो गई। मित्रों, याद करिए वो दौर जब केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार थी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता के रूप में मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। एक सवाल करते थे और वो सवाल होता था कि रुपए के गिरने का मतलब है सरकार की साख का गिरना, और वो इस तरीके से गिर रहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री की उम्र से कहीं के बराबर का या उससे बढ़ता दिख रहा, जबकि उस समय 60, 65, 67, 68, 70 रुपए की बात होती थी, आज 90 रुपए के पार है। ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस मोदी जी को उन पुराने बयान, पुराने हमलों को लाकर सामने कर रही है कि अगर सरकार की साख रुपए के हिसाब से गिरती है तो विगत 14 सालों में हम कहां पहुंचे। 2014 के बाद 2025 विगत 11 सालों में हम कहां खड़े हुए हैं, इसका मतलब हमारी साख कितने प्रतिशत गिरी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी ने सरकार के प्रबंधन के कारण रुपए की कोई कीमत बची ही नहीं है। और इसी बीच भारत की विदेश नीति और कूटनीति के गलियारों में सबसे बड़ी हलचल और भी तेज है, चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले यानी आ चुके हैं और उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांत्रोव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके। वे पुतिन अपने इस दौरे पर अपनी खास और सेनेट लिमोसिन कार का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसे अपनी लग्जरी और सुरक्षा के फीचरों की जादुई कार कहा जाता है। ये कार पानी में भी नहीं डूबती है। यानी रसिया आ तो रहा, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप देखिए उसका प्रचार प्रसार कितना मजबूत है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल दौरे पर भी सियासत हावी हो गई। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के रूसी प्रतिनिधिमंडल को उनसे मिलने से रोक दिया और कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा पर हमला, क्योंकि विपक्ष पहले विदेशी मेहमान विपक्षी नेताओं से मिला करते थे। ये हमारे देश का इतिहास रहा है। इन तमाम सियासी बयानों और विरोध प्रदर्शनों और कूटनीतिक हमलों के बीच संसद अपना विधायी काम भी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण विधेयक 2025 पेश किया। उनका मकसद कुछ खास वस्तुओं के उत्पाद से जुड़ी मशीनरी पर सेस लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त फंड जुटाना है। उधर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मानव तस्करी के मुद्दे पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआईए ने 27 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले पंजाब से। उन्होंने अमेरिका में 73 साल के हरजीत कौर के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला भी उठाया और बताया कि भारत ने अमेरिका के अधिकारियों के सामने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन 2 दिनों यानी 3 और 4, कल बीता हुआ और आज अभी संसद चल ही रही है। तीसरे दिन एसआईआर के मुद्दे पर हुआ समझौता एक अस्थायी राहत तो ले आया, लेकिन चौथे दिन प्रदूषण गिरता
रुपया, विदेशी मेहमान, मुलाकात पर विवाद साबित कर दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत खाई गहरी है और उस खाई गहरी को वक्तियन तो टेम्परामेंट लगा करके या टेम्पोररी तौर पर उसका रास्ता कोई निकाल सकते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। सरकार विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो विपक्ष जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही तय करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक दबाव बना रहा है। अब सबकी नजरें 8 और 9 दिसंबर को होने वाली बहसों पर हैं, क्योंकि वो बहस बहुत जोरदार गर्म तरीके से होने वाली है। वंदे भारत, वंदे मातरम के 100 के मुद्दे को लेकर के और एसआईआर को मुद्दे को लेकर के दोनों पक्ष और विपक्ष अपने अपने एजेंडे पर 8 और 9 की बहस में देखिए हालात और वक्त कैसे और किस तरीके चलते हैं। फिर मैं मित्रों बात आपको कहना चाहूंगा, हम संसद की चर्चा आपके सामने इसलिए करते हैं, संसद के मुद्दे और एजेंडे को इसलिए आपके सामने लेके आते हैं कि जिन प्रतिनिधियों को आप अपने चुनाव में देश के लिए, जनहित के लिए चुनते हैं, वो संसदीय कार्यवाही में कितने प्रतिशत भाग लेते हैं और भाग लेने के साथ आपके अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों को, युवा बेरोजगारों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर, सड़क से लेकर के, इन पर कितने वो सजग हैं, कितने समय वो काम करते हैं, कितने समय हो हल्ला में बिताते हैं, और ताकि जवाबदेही तो एंड ऑफ द डे अंततः जनता की है। तो ये जो जिन झूठे वादों पे सरकार बनती है, झूठे वादों विपक्ष चलता है, क्या ये मुद्दे उठा रहा, जो कि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से बेलोज ने हत्याएं की, परेशानियां हैं, और चलो डेट तो आपने बढ़ा दी, लेकिन अगर इसी को 1 महीने के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया तरीके से करते और जो लोग इसके दायरे में आते हैं उनके लिए एक निश्चित मापदंड होता, लोगों को सहजता होती, बिलों का काम करने में आसानी होती, और जो इसके दायरे में नहीं आते, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनको निकाल बाहर करिए, किसने मना किया। लेकिन ये तरीका सामान्य भी बनाया जा सकता था, सामान्य तरीके से भी किया जा सकता है। डिजिटल युग है, लोग अगर पेटीएम, जीपे से जाकर के सब्जी तक खरीदने को तैयार है, स्कैन करके पेमेंट करने को तैयार है, प्लास्टिक मनी चल रही है, तो एसआईआर के या चुनाव आयोग के मापदंडों को पालन करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। इसका बेहद प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों को जानकारी और जागरूकता भी होनी चाहिए था, लेकिन जिस तरीके का रवैया चुनाव आयोग ने अपनाया है, मुझे लगता है कि आने वाले 9 दिसंबर के बहस में कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत।